हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की एससीईआरटी की किताब हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 है महाजनपद की ओर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। ये पाठ उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह यूपी टेट है, आर टेट है, राजस्थान टेट है या फिर सुपर टेट है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उद्देश्य से ये जो एससीईआरटी की बुक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जनपद, जनपद जिले को कहते हैं। आप जानते हैं कि आपका जनपद इट मीन्स जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है, कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। अब हम जानेंगे जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा या फिर बस जाता है। महाजनपद, वैदिक कालीन जनपद ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रत्येक सुविधा को प्राप्त किया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे कि हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता है। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से राज्य थे? महाजनपद अंग था जो कि वर्तमान में है मुंगेर एवं भागलपुर जिला का है। मगध, पटना, गया, शाहबाद जिले के कुछ भाग, काशी जो कि अब वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी है। कौशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र, वत्स, इलाहाबाद और मिर्जापुर। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड है जो वर्तमान समय में है। कुरु आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। पांचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र। सूरसेन ब्रजमंडल मथुरा। मत्स्य अलवर भरतपुर जयपुर। अवंती आधुनिक मालवा, असमक नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग है। गांधार जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इन्हें कैसे राज्य कहा जाता था? गणतंत्र राज्य। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। तो पहले कौन सा था? वज्जी जो कि महाजनपद था। वर्तमान में बिहार में गंगा नदी के उत्तर का भाग है। महाजनपद जो कि पहले मल्ल था, वर्तमान में स्थिति क्या है? देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का जो क्षेत्र है वो पहले क्या था? मल्ल था जो कि एक महाजनपद था। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व था। यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत कैसे थे? शक्तिशाली थे। अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है महाजनपद से साम्राज्य तक। ये है कौशल, अवंती, वत्स और मगध। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव किस तरीके से हुआ? महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा एवं राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। संसार के कार्य में, शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसीलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। इट मीन्स परिवर्तन होने लगा था समाज में। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने भारत के व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए।
फिर फिर बने शहर, फिर शहरों का निर्माण हुआ। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्राय शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया। इट मीन्स जो कार्य पिता करता था वही पुत्र करने लगा और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था, सभी अलग अलग रहते थे। प्रत्येक राजा में अपने साम्राज्य को बढ़ाने की होड़ थी। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य किसे कहते हैं? जब राजा अपनी राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। कौन कौन से वंश थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। उसके बाद आता है सिकंदर और पुरु में किस तरीके से युद्ध हुआ। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। किसने दिया? तक्षशिला के राजा ने, जिसका नाम था आम्भी। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। किसने कहा? पुरु ने। सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचाई। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफ़ी हानि हुई और वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? किसने कहा? सिकंदर ने। वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरु, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? किसने कहा? सिकंदर ने। सिकंदर कहता है, सिकंदर से भले ही मैं यह युद्ध हार गया हूँ, पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। किसने कहा? पुरु ने सिकंदर से। पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुरु का राज्य लौटा दिया। अब होता है सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहां का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसी हखमनी राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा के रूप में अभी आपने पढ़ी। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धननंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गए। राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा, जैसे कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण से भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए गए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मगध राज्य के वंश थे हर्यक वंश, जो कि लगभग 544 से 400
12 ईस्वी पूर्व तक रहा। उसके बाद शिशुनाग वंश जो कि 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। और उसके बाद आता है नंद वंश जो कि लगभग 344 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व तक रहा। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.